Hello students, we have discussed about the topics of basic concepts of chemistry. Now we are going to understand our next topic, that is units of concentration of solution. So for that we need to understand three terms. First is solution, second is concentration and third is what is unit. तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखो मैंने यहाँ पे दे रखी है आपको. सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है भाई, जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर टोटली डिसॉल्व हो जाता है, जिसमें आप कंपोनेंट्स को बाद में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. हमने पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की थी. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशंस में मैंने बोला कंपोनेंट्स की बात की, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो स्मॉलर क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज सॉल्यूट, एंड द लार्जर अमाउंट ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट. सो मैंने यहाँ देखो डेफिनेशन लिख रखी है, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट एंड द लार्जर क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन. तो ये बिल्कुल डेली लाइफ का मैंने एग्जाम्पल बताया आपको. चीनी का घोल, आप नमक का घोल भी बनाते हैं, चीनी का घोल भी बनाते हैं. तो अगर चीनी का घोल बनाया तो चीनी जो है वो कम अमाउंट में होगी या ज्यादा अमाउंट में होगी पानी के कंपैरिजन में? आप खुद सोच के देखना. शुगर इज इन लेसर अमाउंट एंड वाटर इज इन ग्रेटर अमाउंट. तो वाटर हमारा सॉल्वेंट एंड शुगर हमारी सॉल्यूट हो जाएगी. तो जो भी कोई स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सोल्यूट बोल देंगे. जब किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दो कंपोनेंट मतलब सिर्फ एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, सो दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है बाइनरी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, वन इज सोल्यूट एंड वन इज सॉल्वेंट. अब एक टर्म समझ ली सॉल्यूशन. सेकंड टर्म हमारी है भाई कंसंट्रेशन. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या होती है? जो भी कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने सॉल्यूट का कितना अमाउंट लिया है, दैट इज नोन एज अ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मीन्स सॉल्यूट कितना जरूरी है उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, और जितना अमाउंट जरूरत है वही अमाउंट उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है. तो बहुत सारे तरीके होते हैं भाई सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए. उन्हीं टर्म्स को हम बोलते हैं यूनिट्स. सो यूनिट्स, देयर आर मेनी यूनिट्स in which we can define the concentration of the solution. These are mentioned here. First one is strength, mass percent, volume percent, mass per volume percent, molarity, molality, normality, parts per million, mole fraction. There are many units in which we can understand the concentration of the solution. But in your NCERT syllabus, in your syllabus only 4 concentration terms are mentioned, that I have tick mark them. वन इज मास परसेंट, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो आपको बस ये 4 पढ़ने हैं. बाकी की मैंने हल्की सी डिटेल आपको समझा दी है कि अगर ये टर्म्स कहीं पे यूज भी होते हैं तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए. जैसे हमने सबसे पहले बात की स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? किसी भी सॉल्यूशन का जब हम 1 लीटर बनाते हैं तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट ले रहे हैं. जैसे कि मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो मैंने 1 लीटर तो ले लिया भाई पानी, और उस पानी के अंदर अगर मेरे 20 ग्राम शुगर लगे तो 20 जो ग्राम पर लीटर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट शुगर सॉल्यूशन. वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाएगी. सेकंड है मास परसेंट. आई विल टेल यू लेटर बिकॉज it will be understand in deeper manner, so we will later understand it. नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है भाई? 100. और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जब हम सॉल्यूशन की 100 वॉल्यूम लेंगे किसी सॉल्यूशन की, और उसके अंदर कितना वॉल्यूम हम सॉल्यूट का ऐड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वॉल्यूम परसेंट. मतलब कि 10 लीटर अगर मुझे अल्कोहल लेना पड़े और वो जो
10 लीटर अल्कोहल अगर मैं 1000 लीटर ऑफ वाटर में ऐड कर दूं, तो जो अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन होगा भाई, उसके अंदर जो ये 10 जो हमने लिया था लीटर अल्कोहल का, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट इज मास पर वॉल्यूम। अब इसके नाम से पता है मास ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, तो वॉल्यूम किसकी लेंगे नीचे, सॉल्यूशन की। 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अब की बार मास ले रहे हैं, तो अब की बार ग्राम में आ जाएगा भाई, पिछले वॉल्यूम वाले में हमने वॉल्यूम ली थी, अब की बार मास वाले में मास ले लेंगे। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी दिस विल टेल यू लेटर। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स के ले रहे हैं, वो उसकी नॉर्मेलिटी होती है, और इसको डिनोट कैपिटल N से करते हैं। तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो हम आगे पढ़ाएंगे, अभी इसमें सिलेबस में नहीं है ये, तो आप इस चीज को बाद में समझना कि नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम। बस अभी यहाँ पे ये समझ लो कि सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, और वो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हम डालें तो वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है भाई। नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। इसको पीपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पीपीएम जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है भाई। हिस्सा कैसे है, जो आप लोगों के घरों में जो टूथपेस्ट वगैरह जो यूज करते हो आप, उस टूथपेस्ट के रैपर पे आप ये देखना किसी चीज की कंसंट्रेशन पीपीएम में मिलेगी आपको। ये आपका टास्क है आज का। आप अपने कोई भी टूथपेस्ट होगा भाई, आप चाहे कोलगेट यूज करते हो, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, मतलब वट एवर इट इज, हर एक पे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड लिखी होती है, और आप देखना वो हजारों में मिलेगी, किसी में 1000 पीपीएम मिलेगी भाई, किसी में 1200 पीपीएम, 1300 पीपीएम। यानी कि वो जो कंसंट्रेशन फ्लोराइड की, आपको आपने पढ़ा भी होगा कि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे दांतों के लिए दैट इज नॉट गुड फॉर आवर टूथ, मतलब वो हार्मफुल होती है भाई। तो और कितने परसेंट तक, कितने पीपीएम तक वो टॉलरेबल है हमारे टूथ को, ओनली 100 पीपीएम तक। यानी अगर आपके टूथपेस्ट में 100 पीपीएम फ्लोराइड है तो दैट इज ओके फॉर योर टूथ, बट अगर उससे ज्यादा है तो वो हार्मफुल है। और अभी हमने बात की कि कोलगेट और पेप्सोडेंट, ये जिनमें भी देखोगे आप 1000 पीपीएम में मिलेगी, तो भाई इसका 10 गुना, 100 तक ही तो थी ना हमारे, उसका 10 गुना जो होता है वो उनमें फ्लोराइड कंसंट्रेशन होती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है ये सब अच्छी नहीं है। आजकल जो रामदेव का जो दंत मंजन जो भी आ रखा है, रामदेव मतलब बोलता है ना कि भाई या मेरी जो टूथपेस्ट है वो अच्छी है, लेकिन स्टिल उसकी कंसंट्रेशन पीपीएम में उसकी भी भाई 800-900 के लगभग है, कोई इतनी अच्छी मतलब नहीं है हमारे दांतों के लिए वो भी। आज आप देखना इसको, तो पीपीएम का मतलब होता क्या है भाई, मिलियन में कितने पार्ट्स होते हैं, 10⁻⁶ पार्ट्स होते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन का 10⁻⁶ पार्ट लें, तो उसमें कितना मास हम सोल्यूट का ले रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, पीपीएम सॉल्यूशन होता है। जैसे हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया और उसमें कितना मास हुआ, वो स्ट्रेंथ हो गई। पर अब की बार मैं फिक्स कर देती हूँ, सॉल्यूशन को हमें 10⁶ पार्ट में ही लेना है, और उसमें कितना मास ऑफ सोल्यूट की जरूरत पड़ रही है, वो पीपीएम कंसंट्रेशन कहलाती है हमारी, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, तो ये हम आगे पढ़ेंगे भाई डिटेल में। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने बात करी मास परसेंट की। मास परसेंट, अब मास है भाई इसमें तो वेट होगा, परसेंट है तो भाई 100 होगा। कैसे बोल सकते हैं कि 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सोल्यूट चाहिए हमें, दैट इज नोन एज द मास परसेंट। अगर मुझे सोल्यूट ए की मास परसेंट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, ऊपर ले लूंगी मास ऑफ द सोल्यूट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ए और बी, ए सोल्यूट और बी सॉल्वेंट, दोनों से मिलके सॉल्यूशन बना, तो दोनों का वेट नीचे ले लिया, और इनटू 100 क्यों किया भाई मैंने, क्योंकि हम परसेंट पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है। और अगर मुझे सॉल्वेंट की मास परसेंट निकालना है तो सेम फॉर्मूला, बट अब की बार ऊपर मास किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन इनटू में 100। सो दिस इज वेरी सिंपल। मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, देखो, a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A
ए 2 ग्राम ए है और 18 ग्राम वाटर है, तो अब एक बात बताओ, ए हमारा सोल्यूट है या 18 ग्राम वाटर? वाटर सोल्यूट है या ए सोल्यूट है? जिसकी अमाउंट कम होती है वही तो सोल्यूट होता है। तो इसमें कौन सोल्यूट हुआ? ए सोल्यूट हुआ। और अब आपको मास परसेंट किसका निकालना है भाई? सोल्यूट का ही निकालना है। तो अभी फॉर्मूला बताया था ऊपर, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई? 2 ग्राम, तो हमने ले लिया 2। ठीक है, ये एरो से आपको दिख रहा होगा ना भाई, ये 2। उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या करते थे? टोटल मास। तो टोटल मास किसका? सोल्यूट का 2 प्लस में सॉल्वेंट का 18, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए? सॉल्यूशन का मास 20 और इनटू में 100 हमने किया था परसेंट की वजह से, तो ये कितना आ गया? मास परसेंट ऑफ सोल्यूट 10%। बिल्कुल सिंपल तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म में, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? एक्स बाई वाई की फॉर्म में, हम पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम किसी चीज को लिखते हैं तो दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? गिवन मास डिवाइडेड बाई टोटल मास, सॉरी मोलर मास। तो मोल आ जाएंगे और उस किस का मोल का फ्रैक्शन लेना है हमें? सोल्यूट का डिवाइडेड बाई टोटल का। तो देखो, ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of the all the component present in the solution। अब देखो, अभी बात हुई थी कि सॉल्वेंट जरूरी नहीं एक है या सोल्यूट जरूरी नहीं एक है। हम कौन से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के नीचे आ जाएंगे। चाहे इसमें सोल्यूट 2 सोल्यूट है तो दोनों प्लस में सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम बाइनरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही कंपोनेंट के एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, ए और बी। ए यहाँ पे सोल्यूट लगा लिया, बी यहाँ पे सॉल्वेंट लगा दिया। तो इसको डिनोट करते हैं भाई कैपिटल एक्स से। अगर मुझे एक्स ए की यानी मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो ऊपर एन ए व्हाट इज एन ए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी। ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ के उससे भाग दे देंगे तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगा। और बी का निकालना है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। एक फॉर्मूला है भाई, एक्स ए और एक्स बी का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक होता है। और ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे काम आएगा भाई? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का पता है, बाइनरी में बात चल रही है यहाँ पे, तो मैं दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके निकाल सकती हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि हम, अगर मैं बोलती हूँ कि ए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.30 आ गया, तो बी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? कैसे निकालोगे आप? 1 में से 0.30 को माइनस कर दो। 0.30 को माइनस करते ही कितना आ गया? 0.70। क्योंकि हमें पता है भाई टोटल मोल फ्रैक्शन तो सारे सॉल्यूशन का कितना रहना है? एक से ज्यादा कभी भी मोल फ्रैक्शन नहीं आ सकता। तो आपके लिए ये फॉर्मूला कैसे यूजफुल है भाई? एक का पता हो तो दूसरे का निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस पे मैंने न्यूमेरिकल दिया, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। CH3OH क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बोलते हैं। अल्कोहल है ये, एंड H2O वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन 40 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब बोल रहा है 40 ग्राम पानी में 5.5 ग्राम अल्कोहल का लो और अब मोल फ्रैक्शन निकालो भाई। किसका? सॉल्यूट का निकालो। तो सबसे पहले हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता होना चाहिए। CH3OH का मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 32। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास बटे में इसका मोलर मास, तो कितने आ गए मोल? 0.17। ऐसे ही H2O के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, 40 डिवाइडेड बाई 18 मोलर मास होता है पानी का, तो 2.2 मोल। अब हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो हम मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.17 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के जोड़ दिए भाई 0.17 और 2.2, ये कितना आ गया? 0.073। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल आ गया। अगर आपको पानी का पूछा जाए तो आप क्या करोगे? सीधा 1 में से 0.073 को माइनस कर देना। तो आसान है भाई मोल फ्रैक्शन भी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं हम, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे नेक्स्ट जो है मोलैलिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम लेबोरेटरीज में जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो जनरली मोलर सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन होते हैं। ज़्यादातर तो मोलर सॉल्यूशन होते हैं, तो पर उनके ऊपर मोलैरिटी भी लिखी जाती है या नॉर्मेलिटी लिखी जाती है मोस्टली। तो मोलर सॉल्यूशन हमें समझना है यहाँ पे क्या होता है। मोलर सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। जब आप किसी नंबर ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, कितने में? इन
1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के कितने होंगे, वही उसकी मोलैरिटी कहलाती है भाई। अब जैसे देखो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी पढ़े थे, कैसे निकाले थे हमने, गिवन मास बटे में टोटल मोलर मास हो गया भाई उसका। अगर मैं दो सॉल्यूशन की बात करूं और दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, तो मुझे एक सॉल्यूशन की मोलरिटी पता थी, सेकंड सॉल्यूशन की मोलरिटी पता थी, अब उन दोनों से मिक्स होके एक नया सॉल्यूशन बन गया, थर्ड सॉल्यूशन, मुझे उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, ये फॉर्मूला देख लो भाई, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v1 प्लस v2। यानी पहले सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है m1, उसका वॉल्यूम हमें पता है 100 ml में बनाया है, 250 ml में बनाया है, वो गिवन होगा। ऐसे ही सेम दूसरे सॉल्यूशन की m2v2 पता होंगी। तो जो तीसरा सॉल्यूशन पता होगा भाई, देखो वॉल्यूम तो हमें ऑलरेडी पता होंगे उसके, जब मैंने अगर मैंने v1 200 लिया और v2 मान लिया 500 ml लिया, तो 500 और 200 700 ही तो ml हुए, तो v1 प्लस v2 तो 700 हो गया, और बाकी m2 भी पता है, तो यहाँ से आप m3 कैलकुलेट कर सकते हो। यानी थर्ड सॉल्यूशन जो आपका मिक्सचर बना है उसका आप मोलैरिटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, और इसको मोलैरिटी इक्वेशन बोलते हैं भाई, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखो भाई, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 1 ग्राम NaOH लेके, किसमें, पानी में, और कितने 250 ml सॉल्यूशन बनाया है हमने, उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करो। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, नीचे जो वॉल्यूम था वो लीटर में जरूर याद रखना, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल होंगे आपको जो सॉल्यूशन बनाना होगा वो ml में दे रखा होगा, तो आपको ml से अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, उसके बटे में 1000 कर देंगे हम, ठीक है। देखो तो मोलर मास ऑफ NaOH हो गया भाई 40 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो गिवन मास था 1 ग्राम, 1/40, 1/40 मोल। इसको मैंने पॉइंटों में नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर यहाँ पे पॉइंटों में करना चाहोगे पॉइंटों में कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मोलैरिटी का फॉर्मूला है भाई, नंबर ऑफ मोल्स थे भाई तो 1/40, और बटे में क्या था 250, वॉल्यूम में बनाना था पर 250 ml दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए बटे 1000 किया, वो 1000 कहाँ चला गया, यहाँ ऊपर आ गया भाई। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.1 मोलर। अब देखो ये फॉर्मूले से डरना मत भाई, WB/MB क्या है, गिवन मास बटे में मोलर मास ही तो है ये, इसकी जगह नंबर ऑफ मोल्स भी तो लिख सकते हो, जो ये लिख रखा सेम फॉर्मूला है भाई ये, कभी सोचो कोई नया फॉर्मूला आ गया, सेम फॉर्मूला है, बस नंबर ऑफ मोल्स को WB/MB करके दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। अच्छा, मोलैरिटी के लिए मैंने कैपिटल M बताया था, तो यहाँ पे देखो M लिख रखा है, तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन कहलाएगा ये। अब मोलैलिटी के लिए एक बात तो ये ध्यान रखना, स्मॉल m होता है भाई डिनोट, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी इनमें सिर्फ L और R का ही फर्क है, लेकिन आपको इनके डिनोशन से पता चलना चाहिए कि ये कैपिटल M मोलैरिटी के लिए बोल रहा है, स्मॉल m मोलैलिटी के लिए बोल रहा है। अब मोलैलिटी क्या चीज होती है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए थे, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं, लेकिन उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया था, अब की बार क्या है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे, वो कहलाती है मोलैलिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला दिया, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और बटे में क्या किया, मास ऑफ सॉल्वेंट, और अब की बार मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में लिया है भाई, किलोग्राम में। तो अब जो आपके न्यूमेरिकल होंगे उनमें ग्राम्स में मिलेगा, तो फिर से ग्राम्स को किलोग्राम में बदलने के लिए बटे 1000 कर देना भाई। देखो न्यूमेरिकल कैलकुलेट मोलैलिटी, 5.3 ग्राम Na2CO3 का ले रखा है और 400 ग्राम पानी में बनाना है, तो सीधा मैंने कैलकुलेट किया। देखो Na2CO3 का मोलर मास निकालोगे तो 106 निकल के आएगा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने 5.3 डिवाइडेड बाई 106, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। बटे में क्या था भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 400 ग्राम, 400 ग्राम दे रखा था, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए इसको बटे 1000 कर दिया, तो इनको कैलकुलेट करोगे तो 0.125 स्मॉल m मोलल सॉल्यूशन, 0.0125 मोलल सॉल्यूशन। तो ये हो गया भाई आपका मोलैलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल। इसके ऊपर हम और न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के करेंगे, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको किए थे, और आप लोग भी खुद भी ट्राई करना भाई न्यूमेरिकल्स को, जितने आपके एनसीईआरटी में मिलते हैं आप उनको ट्राई करना। बाकी सॉल्यूशंस तो मैं बाद में दूंगी आपको सारे न्यूमेरिकल्स के, बट आप खुद भी ट्राई करना। फॉर्मूले आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये हम नेक्स्ट
नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। आज आपको आई होप ये चारों कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, मास परसेंट पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ी, मोल फ्रैक्शन पढ़ा और मोलैलिटी पढ़ी। तो ये जो चारों यूनिट्स जो हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को, एक बार इनको देखना, समझना और याद करने की कोशिश करना और इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।